विद्यार्थियों, आज का टॉपिक एसेंट ऑफ सेप जो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर 1 यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। मैं डॉक्टर विप्ला कोहली शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे सॉइल में उपस्थित वाटर और उसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस को ही हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। हम एसेंट ऑफ सेप को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड अदर डिसॉल्व सब्सटेंसेस from root to the top of the plant against gravitational force is known as ascent of sap. Water moves in upward direction through xylem. Xylem के द्वारा पानी हमेशा upward direction की तरफ मूव करता है। पौधों में मुख्यतः दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम सामान्यतः खाद्य पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के संवहन या ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है, जबकि जो जाइलम है ये केवल पानी और पानी में घुलित सब्सटेंसेस या पदार्थों को केवल एक ही डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में इनमें पानी और उनमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन पाया जाता है। जाइलम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे या एक से ज़्यादा प्रकार के सिंपल टिश्यू मिलकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करते हैं। इनमें ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। यहाँ पर ट्रेकीड्स और वेसल्स, फाइबर्स ये नॉन लिविंग टिश्यू के रूप में पाए जाते हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पर लिविंग टिश्यू के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ प्लांट्स में पानी का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट होने का पाथ या रास्ता क्या होगा? तो मेन पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज थ्रू जाइलम वेसल्स और ट्रेकीड्स के द्वारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए जिनसे ये प्रूव किया गया कि यहाँ पर जाइलम पानी के ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है। ये एक्सपेरिमेंट एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। मेलपिजाई ने 1671 में ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर दो एक समान पौधे लिए गए जिसमें एक पौधे में के तने में जाइलम को छोड़कर बाकी बाहर का टिश्यू बार्क को रिमूव कर दिया गया। इसको कहा गया एक रिंग बनाई गई। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में दूसरे प्लांट के अंदर बीच में से जाइलम को रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से दो सेट तैयार किए गए जिसमें एक में जाइलम उपस्थित है, फ्लोएम को हटा दिया गया है या फ्लोएम और उसके बाहर के सारे टिश्यू को हटा दिया गया है, जबकि दूसरे के अंदर केवल जाइलम को यहाँ पर रिमूव किया गया है। दोनों प्लांट्स को पानी से भरे बीकर में रखा गया है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि प्लांट्स की स्थिति को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले वाले सेट में देखा जाता है जहाँ पर बार्क और फ्लोएम को रिमूव कर दिया गया था, जहाँ पर जाइलम उपस्थित था। वहाँ देखते हैं कि जो रिंग बनाई गई थी उसके ऊपर की पत्तियाँ फ्रेश होती हैं और टर्जिड या नॉर्मल पाई जाती हैं, जबकि दूसरा जो प्लांट था जिसमें जाइलम को रिमूव किया गया था वहाँ पर फ्लोएम भी उपस्थित था, बार्क भी उपस्थित था, पर जाइलम वहाँ पर नहीं था। उसमें देखा गया कि जो जहाँ पर जाइलम रिमूव किया गया है उसके ऊपर की पत्तियाँ
विल्ट हो जाती हैं या मुरझा जाती हैं। तो इससे मेलपिजाई ने ये प्रूव किया कि यहाँ पर जाइलम पानी के कंडक्शन या पानी के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है, इसलिए रिंग के ऊपर वाली जो पत्तियाँ हैं वहाँ तक पानी की सप्लाई मिलती जा रही है, इसलिए ये फ्रेश हैं। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाइलम रिमूव हो जाने के कारण ऊपर वाले हिस्से में पानी की सप्लाई रुक जाती है और पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर पानी के ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम टिश्यू ज़रूरी होता है या जाइलम टिश्यू इसमें भाग लेता है। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो जाइलम टिश्यू है उसमें जाइलम का कौन सा भाग यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। बाल्सम का एक पौधा लिया, उस पौधे को ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया जहाँ पर कलर्ड सॉल्यूशन हो, जिसमें इओसिन डाला हुआ हो, इंक डली हुई हो या कलर्ड सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, उसमें उस पौधे को डिप कर दिया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो स्टेम है वहाँ पर भी हमको कलरफुल लाइंस ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है। अब इस स्टेम का यदि ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखा गया तो ये देखा कि जाइलम की जो वेसल्स हैं वो पानी से भरी हुई पाई जाती हैं, जबकि इनकी वॉल, वेसल्स की जो वॉल है वहाँ पर कोई भी कलर्ड स्टेन नहीं मिला। तो कलर्ड स्टेन ना मिलने के कारण वॉल में ये क्लियर हुआ कि जाइलम की कैविटी या जाइलम ल्यूमेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या एसेंट ऑफ सेप में भाग लेती है, जबकि जाइलम की वॉल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है। अब इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सेप को समझने के लिए अलग अलग समय पर कुछ थ्योरीज़ दी गई, जिनके द्वारा इसके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया गया। मेनली इनकी जो थ्योरीज़ थी उनको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। नंबर 1 वाइटल थ्योरीज़। इस ग्रुप के अंदर उन सारी थ्योरीज़ को डाला गया जो ये कहती हैं कि एसेंट ऑफ सेप में लिविंग टिश्यू की भागीदारी होती है। दूसरा रूट प्रेशर थ्योरी, ये एक्सप्लेन करेगी कि रूट प्रेशर के द्वारा एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तीसरा है फिज़िकल थ्योरीज़, इनके अंदर उन सारी थ्योरीज़ को रखा गया जो ये कहती हैं कि एसेंट ऑफ सेप फिजिकल फिनोमिना के द्वारा होता है। सबसे फर्स्ट है वाइटल थ्योरीज़। वाइटल थ्योरीज़ ये हम पहले देख चुके हैं कि उन सारी थ्योरीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया है जो ये कहते हैं कि लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सेप आर नोन एज वाइटल थ्योरीज़। मेनली यहाँ पर 2 थ्योरीज़ मेन थ्योरीज़ के रूप में यहाँ पर ली गई हैं, रिले पंप थ्योरी और सेकेंड है पल्सेशन थ्योरी। रिले पंप थ्योरी, इसको हम क्लैम्बरिंग थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को गॉडलेविस्की ने 1884 में इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के अनुसार लिविंग टिश्यू, जाइलम, पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस की एक्टिविटी के कारण एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस होती है। इन मेडुलरी रेज में ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आने के कारण पानी एक सेल से नेक्स्ट सेल में मूव कर जाता है। जब किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तब वो पानी अपनी सराउंडिंग सेल्स या बॉर्डरिंग वेसल्स से पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है
डिक्रीज हो जाता है, तब ये वाटर आगे की सेल में या आगे की वेसल में पंप हो जाता है। अब ये फिनोमिना इस तरीके से समझ में आता है कि सीढ़ी के समान एक स्टेयरकेस मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द जाइलम। जाइलम में एक जो मूवमेंट है वो एक स्टेयरकेस के समान मूवमेंट को शो करता है। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि इस थ्योरी के अनुसार टिश्यू का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, जहाँ पर ये लिविंग सेल्स, कौन सी हैं ये लिविंग सेल्स? जाइलम पैरेन्काइमा है और मेडुलरी रेज। इन जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज का जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ मतलब इन कोशिकाओं का जो सेल सेप है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया है और यहाँ पर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से ये बॉर्डरिंग सेल्स के द्वारा या बॉर्डरिंग वेसल जो है वहाँ से पानी इस लिविंग सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है और इस लिविंग सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर लिविंग सेल का डिक्रीज़ होने से वाटर नेक्स्ट वेसल में मूव कर जाता है। तो इस तरीके से लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने से नेक्स्ट सेल में ये पानी को पंप कर देती हैं। पर ये थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखा गया कि मेनली इनका स्ट्रक्चर इस थ्योरी को, वुड का स्ट्रक्चर इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस तरीके से डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की उपस्थिति कहाँ दिखाई जा रही है? जाइलम के बीच में लिविंग टिश्यू पाया जाता है, पर जबकि सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। मेडुलरी रेज हमेशा साइड में, लेटरल साइड में ये पाई जाती हैं, जबकि इस थ्योरी के अनुसार जाइलम के बीच में लिविंग सेल का पाया जाना बताया गया है। इसलिए ये थ्योरी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन ये लिया गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय नॉन लिविंग सेल्स, कि नॉन लिविंग सेल्स एसेंट ऑफ सेप में भाग लेती हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने लिविंग सेल्स, रूट की लिविंग सेल्स को किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, एसिड ट्रीटमेंट हो या पॉइजनस ट्रीटमेंट देकर उन सेल्स को नष्ट कर दिया गया। तो लिविंग सेल्स नष्ट हो जाने के कारण उसमें एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस नहीं होना चाहिए, पर इन लिविंग सेल को नष्ट करने के बाद भी एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस देखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिविंग सेल्स के अलावा कोई और सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में भाग लेती हैं। कर्ट्जमैन ने भी स्ट्रासबर्गर के व्यू को सपोर्ट किया, तो इस कारण इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल सपोर्ट ना मिलने के कारण, और दूसरा नॉन लिविंग सेल्स भी इस प्रोसेस में भाग लेती हैं, इसके लिए इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट थ्योरी है वाइटल थ्योरीज के अंतर्गत नेक्स्ट थ्योरी पल्सेशन थ्योरी। इस थ्योरी को जेसी बॉस के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी के अनुसार इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है, या हम कहें कि एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर की कोशिकाएं जो हैं वो एसेंट ऑफ सेप में भाग लेती हैं। इन इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पल्सेशन एक्टिविटी होती है।
इस पल्सेशन एक्टिविटी के अंदर सेल एक्सपेंड करती है, फैलती है और सिकुड़ती है। एक फैलाव या एक एक्सपेंशन और एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने पर एक पल्सेशन कंप्लीट होता है। जब सेल एक्सपेंड करती है या फैलती है तब वाटर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सेल के अंदर वाटर लोअर सेल से पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है या सिकुड़ती है तब पानी नेक्स्ट हायर सेल के अंदर पंप कर लिया जाता है। तो ये पल्सेशन के कारण सेल के एक्सपेंड होने और सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव कर जाता है। अब यहाँ पर इस थ्योरी में, पल्सेशन थ्योरी में, एक पल्सेशन कंप्लीट करने के लिए 14 सेकेंड से कई मिनट्स की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से जो पानी का ट्रांसपोर्ट है या मूवमेंट है वो बहुत स्लो होगा, जबकि जो सामान्य प्लांट हैं वहाँ पर सामान्य रेट ट्रांसलोकेशन की 1 मिनट में 230 से 400 पल्सेशन की आवश्यकता होती है। तो पर सेकेंड 230 और 400 पल्सेशन पर सेकेंड अगर रेट होगी तभी नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर 14 सेकेंड में एक पल्सेशन कंप्लीट होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन बहुत स्लो है। इस कारण ये थ्योरी प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन के लिए सपोर्ट नहीं करती हैं। बोस ने अपने ऑब्जर्वेशन को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने डेस्मोडियम का प्लांट लिया। इस डेस्मोडियम के प्लांट जो गमले में लगा हुआ है, इन्होंने एक स्पेशल प्रोब तैयार किया था जिसको इलेक्ट्रिक प्रोब कहा। इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब से लेकर एक सर्किट बनाया, लीफ, गैल्वेनोमीटर, बैटरी और इलेक्ट्रिक प्रोब को तने में टच करके एक कंप्लीट सर्किट तैयार किया। इलेक्ट्रिक प्रोब को ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टैंड के अंदर डाला गया तो ये देखा कि जैसे ही निडल एपिडर्मिस सेल के अंदर जाती है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। कॉर्टिकल सेल से होते हुए जैसे ही कॉर्टिकल सेल की पहली, दूसरी, तीसरी लेयर में जाती हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। पर जैसे ही कॉर्टिकल सेल्स की सबसे अंदर वाली लेयर टच होती है तब गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट दिखाई देता है। तो बोस ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया कि कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर या अंदर वाली कोशिकाएं पल्सेटरी मूवमेंट के कारण पानी एक सेल से दूसरी सेल में पंप करने का काम करती हैं। तो वाइटल थ्योरी के अंदर हमने 2 थ्योरीज देखी, रिले पंप थ्योरी और दूसरा जेसी बोस थ्योरी, जिसको हम पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अब सेकेंड जो थ्योरी आती है जो रूट प्रेशर थ्योरी कहलाती है। नाम से ही क्लियर है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि रूट प्रेशर के द्वारा ही एसेंट ऑफ सेट की प्रोसेस होती है। इस थ्योरी को प्रीस्टले के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी के अनुसार अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज डिपेंड ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which develop due to the absorption of water। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही रूट प्रेशर कहा गया कि रूट जब पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं तब पानी रूट में एक्यूमुलेट हो जाने के कारण वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ही पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव
करता है। इसके लिए प्रीस्ले ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक टोमेटो प्लांट लिया जिसको स्टेम को ऊपर से कट कर दिया और जब देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लिक्विड वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, एक सेप बाहर की तरफ निकल रहा है जिसको उन्होंने ब्लीडिंग कहा। यहाँ पर ये जो एक्सुडेट बाहर की तरफ निकल रहा था, ये जाइलम में पानी के एक्यूमुलेट हो जाने के कारण जाइलम सेप डाइल्यूट हो गया, इस कारण वो एक्सुडेट बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये रूट प्रेशर के कारण ही संभव होता है, ऐसा प्रीस्ले ने ऑब्जर्व किया। स्टॉकिंग ने रूट प्रेशर को 1956 में मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जोड़ते हुए डिफाइन किया कि रूट प्रेशर इस प्रकार का प्रेशर है जो जाइलम के ट्रैकरी या ट्रैकीड्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण डेवलप होता है। हम डिफाइन कर सकते हैं, रूट प्रेशर इज अ प्रेशर डेवलप इन ट्रैकरी एलिमेंट्स of the xylem as a result of metabolic activities of root। चूँकि metabolic activity के कारण ये रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, जैविक एक्टिविटी के कारण, जैविक क्रिया के कारण रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो ये कहा गया कि ये रूट प्रेशर ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पर ATP की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कि रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए कुछ के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हैं कि ये रूट प्रेशर हमेशा लिविंग सेल के अंदर डेवलप होता है। लिविंग सेल्स आर इसेंशियल फॉर इट। लिविंग सेल्स के अंदर डेवलप होता है अगर रूट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में यदि रूट को रख दिया जाता है तब वहाँ पर प्रेशर डेवलप नहीं होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन प्रेजेंस ऑफ सम पॉइजन्स, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या कुछ पॉइजन्स की उपस्थिति में रूट प्रेशर अफेक्ट हो जाता है, पर सेमी परमिएबिलिटी फीचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये अफेक्ट नहीं होता है। तो जब इन एविडेंसेस से ये क्लियर हुआ कि लिविंग सेल के अंदर रूट प्रेशर डेवलप होता है, इसके लिए लिविंग सेल्स का होना आवश्यक होता है। अब इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शंस भी यहाँ पर लिए गए। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कुछ प्लांट्स की रूट्स को रिमूव कर दिया गया, पर फिर भी एसेंट ऑफ सेप या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को ऑब्जर्व किया गया। कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जहाँ पर रूट प्रेशर या तो नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है, पर वहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर या एसेंट ऑफ सेप पाया जाता है। रूट प्रेशर कुछ ऐसी प्लांट्स जो कोल्ड में या बहुत ठंडी जगह पर, ड्रॉट में या सूखे में या लेस एयरेटेड सॉइल वाली जगह पर पाए जाते हैं, वहाँ पर रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता इन प्लांट्स में, पर फिर भी वहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ एसेंट ऑफ सेप पाया जाता है। नॉर्मली जब सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तब रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लंबे या टॉल प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि केवल इतने कम प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी रूट से टॉप तक पहुंच जाए। तो ये रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू रेज वाटर टू द टॉप, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 300 to 400 फीट तक पाई जाती है, वहाँ पर ये सफिशिएंट नहीं होता है। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में केवल 15 से 30 मीटर तक पानी ऊपर तक पहुँच सकता है। रूट प्रेशर, इससे क्या क्लियर हुआ कि जब
रूट्स को ही रिमूव कर दिया जाता है, रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। रूट प्रेशर अगर होता है वो इतना कम होता है कि वो एसेंट ऑफ सेप के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो इनसे ये क्लियर होता है कि रूट प्रेशर इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट आती हैं फिज़िकल थ्योरीज़। ये फिज़िकल थ्योरीज़ एक्सप्लेन करती हैं कि कुछ फिज़िकल फिनोमेना होते हैं जिनके द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनके लिए इसके अंदर भी कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को 1809 में बोहेम के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार ट्रेकीड्स एक कैपिलरी के रूप में काम करते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब, एक हॉलो ट्यूब होता है जिसको दोनों एंड्स ओपन होते हैं। यदि उस ट्यूब को पानी में डुबाया जाता है तब एक फोर्स के द्वारा पानी कुछ हाइट तक चढ़ता है। उस फोर्स को हम कैपिलरी फोर्स कहते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि कैपिलरी एक्शन ऑफ ट्रेकीड्स एंड पार्टली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एसेंट ऑफ सेप होता है। मतलब कैपिलरी फोर्स के कारण और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी रूट से टॉप तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये हमको मालूम है कि जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी, जितना कम डायमीटर होगा, जितनी नैरो कैपिलरी ट्यूब होगी, पानी उतनी ही हाइट तक, उतनी ही ज़्यादा हाइट तक पानी अंदर एंटर होता है, चढ़ता है। जबकि कैपिलरी ट्यूब अगर चौड़ी होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, तब वहाँ पर पानी चढ़ने की जो हाइट है वो कम होती है। एक कैपिलरी ट्यूब जिसका डायमीटर 0.03 mm है, वो केवल 4 फीट तक ही पानी को ऊपर चढ़ा सकती है। तो यहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्ट या वाटर का ट्रांसपोर्ट इतने हाइट तक हो सकता है, जबकि इससे ज़्यादा हाइट के लिए ये फोर्स सफिशिएंट नहीं होता है। तो कैपिलरी फोर्स के द्वारा एसेंट ऑफ सेप बहुत ज़्यादा हाइट तक संभव नहीं होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस थ्योरी में इंक्लूड किया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैपिलरी फोर्स दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी केवल 30 या 34 फीट की हाइट तक ही पानी यहाँ पर जा सकता है। तो टोटल यहाँ पर पानी हम कह सकते हैं कैपिलरी फोर्स के द्वारा पानी 30 से 34 फीट की हाइट तक वाले प्लांट के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है, पर इससे ज़्यादा हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड थ्योरी है इम्बाइबिशन थ्योरी। This theory was proposed by Sachs in 1878. इनके अनुसार इम्बाइबिशन फोर्स के द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट रूट से टॉप ऑफ द प्लांट पर होता है। तो यहाँ पर जब ये थ्योरी कहती है कि ये पानी का एब्जॉर्प्शन इम्बाइबिशन प्रेशर के द्वारा होता है। इम्बाइबिशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर or any other liquid by the solid substances without forming a solution। मतलब पानी को या सब्सटेंस, पानी या लिक्विड को सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है पर सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम इम्बाइबिशन कहते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार जाइलम वॉल के द्वारा पानी इम्बाइब होता है और एक वेसल से दूसरे वेसल की तरफ मूव करता है या राइज करता है। जबकि ये बहुत पहले से एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो चुका है कि जाइलम की ल्यूमेन या जाइलम में मिलने वाली जो कैविटी है वो एसेंट ऑफ सेप में भाग लेती है, जबकि इसकी वॉल इस एसेंट ऑफ सेप में भाग नहीं लेती है। इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड
कर दिया गया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। नाम से क्लियर है कि ये थ्योरी कहती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेट। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी को केवल 30 से 34 फीट की हाइट तक पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा ऊंचे टॉल प्लांट जो हैं वहाँ पर ये प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होने के लिए यहाँ पर फ्री सरफेस एट द बेस में, तो एक बेस पर सरफेस फ्री होना चाहिए, जो यहाँ पर रूट सिस्टम में संभव नहीं होता है। इसलिए इस थ्योरी को भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसके द्वारा पानी लंबे से लंबे पौधे 400 फीट तक के जो पौधे हैं, मीटर लंबे जो पौधे हैं, वहाँ तक पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली के द्वारा 1894 में प्रपोज किया गया। इसलिए इस थ्योरी को ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अलावा डिक्सन एंड जॉलीज हाइपोथेसिस या थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को कोहेसिव फोर्स थ्योरी भी कहा गया है। इस थ्योरी के ये थ्योरी मेनली 3 पॉइंट्स पर फोकस है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, एंड थर्ड इज ट्रांसपिरेशन पुल। सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनका। कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स जो सेम टाइप के, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जाता है, उस अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाया जाता है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इस कोहेसिव फोर्स को हम टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव अट्रैक्शन विद द वॉल ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में तो कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, पर ये वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वॉल के साथ भी अपना अट्रैक्शन दिखाते हैं, और उस अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोहेसिव फोर्स से जुड़े हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वॉल या ट्रैकेट की वॉल से एडहेसिव फोर्स के द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक अनब्रोकन कंटिन्यूस वाटर कॉलम यहाँ पर बन जाता है। ये वाटर कॉलम जड़ से लेकर पत्तियों की पैरेन्काइमेटा सेल या पत्तियों तक एक कंटिन्यूस कॉलम पाया जाता है, जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स से जुड़े हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स वॉल से एडहेसिव फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक कंटिन्यूस बिना ब्रेक के अनब्रोकन एक कॉलम बन जाता है। ये कॉलम रूट और लीफ पैरेन्काइमा के बीच में होता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहलाता है। थर्ड पॉइंट है इस थ्योरी का ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लीफ से, कि लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। वाटर लॉस होने के कारण ये जो मीज़ोफिल सेल पाई जा रही हैं, इन मीज़ोफिल सेल का डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है।
डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ने से मतलब यहाँ पर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। ये मेसोफिल सेल में जब डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ता है तब ये अपनी बॉर्डरिंग या सराउंडिंग सेल से पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं और अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। इस तरीके से ये एक सेल ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल करती है, डिफ्यूज़न प्रेशर नॉर्मल होता है, जबकि जिस सेल से इसने पानी लिया है उस कोशिका का डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक टेंशन क्रिएट हुआ जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्रिएट हुआ और ये एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल से होते हुए लीफ के जाइलम तक पहुंचता है। ये लीफ के जाइलम से पानी मेसोफिल तक पहुंच जाएगा। अब ये जाइलम तक ये टेंशन पहुंच गया जो क्रिएट हुआ ट्रांसपिरेशन के कारण। धीरे धीरे ये लीफ के जाइलम से ये होते हुए जाइलम के पीट्यूल और फिर मेन स्टेम के मेन जाइलम में ये टेंशन आ जाता है। मतलब पानी अब कहाँ से जाने लगेगा, जाइलम ऑफ स्टेम के जाइलम से ये पानी अब लीफ के जाइलम में जाएगा। लीफ के जाइलम से मेसोफिल तक ये जाइलम मेसोफिल तक ये पानी पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली ये टेंशन जो जाइलम स्टेम के जाइलम से होते होते रूट के जाइलम तक पहुंचता है और पानी रूट से अंदर की तरफ खिंच जाता है और स्टेम के जाइलम से होते हुए अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इस तरीके से जो टेंशन यहाँ पर डेवलप हुआ, ये टेंशन जाइलम लीफ के जाइलम में ट्रांसपिरेशन के द्वारा डेवलप हुआ। इसलिए इस टेंशन या इस पुल या इस खिंचाव को ट्रांसपिरेशन पुल कहा गया और ये ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही पानी रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर रूट के जाइलम और रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम से होता हुआ रूट स्टेम के टॉप ऑफ द प्लांट लीफ तक ये पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा भी हम ये देख सकते हैं कि वाटर का लॉस होता है किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण, और ये खिंचाव डेवलप होता जा रहा है। ये ब्लैक एरो से हम देख सकते हैं कि खिंचाव पत्ती से होता हुआ पीट्यूल मिडरिब तक आएगा, मिडरिब में मिलने वाले जाइलम से पीट्यूल से स्टेम तक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रांसपिरेशन से उत्पन्न खिंचाव नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस खिंचाव के कारण मेसोफिल सेल में पानी की डिमांड बढ़ती जाती है क्योंकि मेसोफिल सेल में डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बढ़ता है। इस कारण पानी मेसोफिल सेल में प्रवेश करता जाएगा और ये पानी धीरे धीरे रूट के जाइलम से स्टेम से होता हुआ ये पत्ती के जाइलम तक पहुंचता है। मीन्स जो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होगा और उस कारण एसेंट ऑफ सेल या पानी का ट्रांसलोकेशन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता जाता है। इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हैं कि इतनी लंबे प्लांट में जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 300-400 फीट तक जो हाइट है यूकेलिप्टस है, इनकी हाइट तक प्लांट्स में पानी जो पहुंचता है उसके लिए इतना प्रेशर डेवलप इस थ्योरी के द्वारा हो जाता है। इसके सपोर्ट में यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जो डिक्सन एंड जॉली के द्वारा दिए गए कि मेसोफिल सेल में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाता है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए सफिशिएंट होता है। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा मेसोफिल सेल में 20 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। मींस इतना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर डेवलप होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी 10 फीट हाइट तक चढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर
कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज अप टू 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कोहेसिव फोर्स भी कितना हो जाता है, 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जो वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इन दो एविडेंसेस के कारण डिक्सन एंड जॉली की जो थ्योरी है वो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, जिसके कारण पानी का ट्रांसपोर्ट या एसेंट ऑफ सेप की जो प्रोसेस है वो संभव हो पाती है। अब इस थ्योरी के लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी आए। कोपलैंड ने 1902 में ऑब्जर्व किया कि कुछ some bubbles enter into the water column due to more diameter of vessels and difference in the temperature of day and night। जो रूट जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, उन वेसल्स में टेम्परेचर के बदलाव के कारण, दिन और रात के टेम्परेचर के बदलाव के कारण कुछ एयर बबल्स एंटर हो जाते हैं, और ये एयर बबल्स एंटर होकर ये पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, वाटर की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। ये ऐसा कोपलैंड ने ऑब्जर्व किया। स्कॉलैंडर ने 1957 में क्लियर किया कि इन बबल्स के द्वारा पानी की कंटिन्यूटी या वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेसल का स्ट्रक्चर है वो इस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देता है। वेसल्स की लेटरल वॉल में भी कुछ पोर्स पाए जाते हैं, और इन पोर के कारण पानी की कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एयर बबल है, अगर ये सीधे पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, साइड में अगर लेटरल साइड में पोर्स नहीं होंगे, तब ये बबल रास्ता रोक सकता है, वाटर कॉलम को ब्रेक कर सकता है। पर वेसल में यहाँ पर लेटरल साइड में हमको कुछ पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये पानी इन पोर्स के द्वारा साइड में उपस्थित वेसल के अंदर होते हुए फिर कॉलम कंटिन्यू हो जाता है। तो इस कारण वेसल का स्ट्रक्चर के कारण एयर बबल की प्रेजेंस से भी वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। ये स्कॉलैंडर ने कोपलैंड के ऑब्जेक्शन को क्लियर किया। ये था आज का टॉपिक एसेंट ऑफ सेप, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पानी रूट से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट मूव करता है। टॉप ऑफ द प्लांट जा रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में पानी के मूवमेंट को ही हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। यहाँ पर जो पानी का ट्रांसलोकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। पानी हमेशा रूट से प्लांट में ऊपर की तरफ ही मूव करता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक में हमने एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, इसका पाथ क्या होता है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो अलग अलग मैकेनिज़्म दी गई और सबसे पॉपुलर और इफ़ेक्टिव जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में हमने अभी आज डिस्कस किया। कुछ रेफरेंसेस हैं जो इस से रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं जो हमने रेफ़र की हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। थैंक यू।